ट्रेनिंग का डे 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन मॉड्यूल 2 बीपीसी। ठीक है। एक बेसिक लैब हमने किया था अभी कल वाले क्लास में। कस्टम नेटवर्क आपको अगर एडब्ल्यूएस क्लाउड में आने वाले इंफ्रा के रिसोर्सेज के लिए आपको रेडी करना है तो कस्टम बीपीसी क्रिएट करना, कस्टम सबनेट क्रिएट करना, कस्टम राउटिंग टेबल क्रिएट करना, आईजीडब्ल्यू क्रिएट करना, नेट गेटवे क्रिएट करना। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब मैं उसको बोलता हूँ कि जब भी आप बीपीसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक नेटवर्क आपको जब भी बनाना होता है तो टोटल 5 स्टेप्स मैंने उसके आपको बताए थे, है ना। पहला स्टेप होता है बीपीसी क्रिएट करना, दूसरा सबनेट क्रिएट करना, तीसरा आईजीडब्ल्यू। और सबनेट के ट्रैफिक को जब हम लोग आइसोलेट करते हैं, हर एक सबनेट में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, तब हमें कस्टम राउटिंग टेबल की जरूरत होती है। एंड देन आईजीडब्ल्यू तक ट्रैफिक आपके बीपीसी से जो पहुंचाने का जो रोल है ना, वो काम है आईजीडब्ल्यू का। तो आईजीडब्ल्यू एक ऐसा एडब्ल्यूएस मैनेज्ड गेटवे है जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट से ट्रैफिक को बीपीसी में एंटरटेन कराना और बीपीसी के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके ट्रैफिक को इंटरनेट पे ले जाने का काम आईजीडब्ल्यू का है बाय डिफॉल्ट ओवर दी पब्लिक आईपी। प्राइवेट और पब्लिक सबनेट की मैंने आपसे बात किया था कि जिन सबनेट्स के राउटिंग टेबल में आप आईजीडब्ल्यू का कोई रूट ऐड नहीं करते हैं वो प्राइवेट सबनेट होते हैं, और जिन सबनेट्स के राउटिंग टेबल में आप आईजीडब्ल्यू का रूट ऐड करते हैं तो वो आपका पब्लिक सबनेट है। ठीक है। तो पब्लिक सबनेट में हमेशा रिकमेंडेशन होता है आपका अपने फ्रंट एंड सर्वर्स को प्लेस हम लोग करके चलते हैं। बाकी का आगे जब हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो पब्लिकली रिसोर्सेज को एक्सपोज करने की एडब्ल्यूएस में एज सच आपको नीड होती नहीं है ना। क्योंकि पब्लिक सबनेट में हमेशा आपका लोड बैलेंसर जो है ना वो प्लेस किए जाते हैं, और सर्वर्स तो आपके हमेशा प्राइवेटली ही आपके प्लेस किए जाते हैं। बट वो जो टॉपिक है ना वो बाद का है। तो जब टॉपिक आएगा लोड बैलेंसिंग वगैरह ऑटो स्केलिंग ग्रुप तब हम उस आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक है। अभी आप एज अ बिगनर आप ये समझ लें कि जिन सर्वर्स पे इंटरनेट आपको चलाना है पब्लिक आईपी लेना मस्ट है बाय डिफॉल्ट, और बिना इंटरनेट के अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट आईपी के साथ अपने सर्वर्स को आप लॉन्च करो। और स्टिल प्राइवेट आईपी वाले सर्वर्स पे भी इंटरनेट की जरूरत आपको होगी। तो नेट गेटवे उसके लिए आपको एडब्ल्यूएस एक फीचर देता है। एडब्ल्यूएस मैनेज्ड गेटवे है। एक सिंगल पब्लिक आईपी से आप पूरे सबनेट में आने वाले सर्वर्स पे इंटरनेट आप रन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी नेट फीचर। तो नेट का जो फीचर है ना वो एक नया फीचर नहीं है। हम लोग अपने घर में भी आप जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाते हैं ना तो जो राउटर आपका आईएसपी वाले लगा के जाते हैं वहां पे भी नेटिंग ही इनेबल होता है। एक आईपी आपका फिक्स पब्लिक आईपी आपके राउटर पे फिक्स होता है, और उस पब्लिक आईपी से ही आप मल्टीपल लैन कनेक्शंस पर इंटरनेट को रन कर पाते हैं। ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेटिंग का फीचर बोलते हैं, और नेट का फुल फॉर्म भी वही होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। चलिए, बीपीसी जब आप क्रिएट करते हैं तो आईपीस का रोल मेन होता है ना। आशीष अभी थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आपके क्वेरी को मैं लेता हूं, है ना। आईपीस का प्लानिंग आपका मेन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आईपी एक ऐसा प्लान होता है आपके इंफ्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जब आप करते हैं तो प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट प्लस फ्यूचर का, जब भी आपके नेटवर्क में हो सकता है कि रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना पड़े, नए टाइप के सर्वर्स को लगाना पड़े, तो एक नेटवर्क का प्लान हम लोग ऐसे करके चलते हैं कि फ्यूचर का जो नेटवर्क है मेरा वो चौक ना हो जाए। आने वाले रिसोर्सेस को भी मैं उन्हीं सर्वर्स के पूल के थ्रू जो सबनेट मैंने बनाया है वहीं से आईपी का असाइनमेंट मैं कर पाऊं। तो ऐसा कुछ प्लानिंग हम लोग करके चलते हैं। ठीक है। आईपीज की जब भी हम लोग एक क्लाउड में बात करते हैं एडब्ल्यूएस में स्पेशली, तो एडब्ल्यूएस बोलता है कि 3 डिफरेंट तरीके के आईपीज मैं आपको अवेलेबल करा के देता हूं। ठीक है।
जिसमें से पहला जो टाइप है आईपी का वो है प्राइवेट आईपीस। ठीक है, तो प्राइवेट आईपीस का मैनेजमेंट जो होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल की बात होती है कि कौन किसको कैसे मैनेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एडब्ल्यूएस अपने आप में यहाँ दो रोल प्ले करता है, एक सीएसपी का एक आईएसपी का। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी है और अपने आप में वो आईएसपी भी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यानी कि एडब्ल्यूएस ने इटसेल्फ एज अ क्लाउड प्रोवाइडर बहुत बड़े नंबर में अपने पास पब्लिक आईपीस के पूल को ब्लॉक कर रखा है, जहां से वो अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाले एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को सर्विसेज अवेलेबल कराता है। कितने पब्लिक आईपीस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको एडब्ल्यूएस के थ्रू अपने इंफ्रा में आप असाइनमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तीन डिफरेंट तरीके के आईपीस एडब्ल्यूएस में है आपके रिसोर्सेज के लिए, जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन: प्राइवेट, पब्लिक एंड इलास्टिक आईपी। तीनों का क्या रोल है, आपके कंट्रोल में क्या है, किस किस चीज को आप मैनेज कर सकते हैं, कौन से आईपीस फ्री हैं, किसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है, इन सारी चीजों की मैं अभी आपसे बात करूंगा। ठीक है, प्राइवेट आईपी का सबसे पहला जो रूल है वो है आपका कस्टमर मैनेज्ड। कस्टमर मैनेज का सीधा सा मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन तीनों ही क्लासेस के प्राइवेट आईपी का जो रेंज आईना ने आपको बता रखा है, उसमें से कोई सा भी डिफाइंड जो रेंज है वो आप अपने नेटवर्क के लिए प्लान कर सकते हैं। तो क्लास ए में जो आईपीज आपके 10 से स्टार्ट होते हैं, क्लास बी में 192 से, और क्लास बी में 172 से, क्लास सी में आपका 192 से। तो इसमें से जितने आईपीस की आपको, जितने सबनेट्स की रिक्वायरमेंट आपको है, तो मिनिमम सीआईडीआर वैल्यू मैंने कल आपको बताया था कि एक बीपीसी को /16 मिनिमम और मैक्सिमम /28 तक आप प्लान कर सकते हैं विद क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। कस्टमर मैनेज का यहाँ पे मतलब ये है, एडब्ल्यूएस प्राइवेट आईपीस को अपने कंट्रोल में नहीं रखता है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हर एक सबनेट के 5 आईपी मैं रिजर्व करके चलता हूं, और वो रिजर्व नहीं है, हम अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स में भी उन आईपीस का यूज करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस हमारे पास डीएचसीपी सर्वर्स भी होते हैं, डीएनएस सर्वर्स भी होते हैं, गेटवे भी हमें चाहिए होता है ना। और नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को तो हम यूज करते ही नहीं है, दैट इज नॉट द इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो 5 डिफरेंट आईपीस एक सबनेट के हम लोग प्राइवेट आईपी के पूल से यूज नहीं करते हैं एज अ वैलिड आईपी। और कस्टमर मैनेज्ड है, कस्टमर जो पूल डिफाइन करना चाहे अपने बीपीसी के लिए, अपने सबनेट के लिए, आप आराम से अपने आईपीस के पूल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूं, तो प्लानिंग में दूसरा जो रोल स्टार्ट होता है ना आपका, दैट इज दी आईपी असाइनमेंट, है ना। आईपी असाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब भी मैं अपने इंस्टेंसेस को क्रिएट करता हूं विद इन दी सबनेट मेरे बीपीसी के अंदर, ऑन प्रमाइसेस आपने देखा होगा कि आईपी असाइनमेंट के दो तरीके होते हैं, है ना। एक आईपी असाइनमेंट का तरीका होता है बाया डीएससीपी, और एक होता है आपका मैनुअल। थोड़ा सा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि डीएससीपी और मैनुअल में क्या अंतर है आपका। ठीक है, ये जेनेरिक सा टर्म है, आपको पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता है मैं वो बता देता हूं कि आईपी असाइनमेंट में डीएससीपी और मैनुअल असाइनमेंट का क्या रोल होता है। जैसे आपने एक सर्वर क्रिएट किया, ठीक है, अब ये कोई सा भी सर्वर हो सकता है, आपका एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, या फिर आपका डेटाबेस सर्वर, है ना। और कंपनीज में जनरली हमारे पास सेंट्रलाइज एक डीएससीपी सर्वर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डीएससीपी सर्वर का एक फिक्स आईपी भी हम लोग लेके चलते हैं, और उस आईपी का सिर्फ रोल ये होता है, क्लाइंट आपके नेटवर्क में जितने भी होते हैं उस आईपी पे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को एक ऐसा आईपी आप प्रोवाइड करके दे दो जो आपके पूल में फ्री हो। ठीक है, बहुत सारे मैकेनिज्म बैकएंड में काम करते हैं, जिसको डोरा प्रोसेस भी आप लोग बोलते हैं, है ना।
डिस्कवर, ऑफर, एंड देन रिक्वेस्ट, एंड देन एक्नॉलेजमेंट। तो डीएससीपी में एक बैकएंड प्रोसेस चलता है जब भी क्लाइंट को एक आईपी दिया जाता है, तो ये 4 प्रोसेस वहां पे आपके फॉलो होते हैं। लेकिन इन सब की हमें बात नहीं करनी है। तो डीएससीपी से जब भी आपका आईपी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट। ठीक है। और आप अगर, आपके नेटवर्क में अगर डीएससीपी सर्वर नहीं है, लेट सपोज आपने बोला कि सर मैं डीएससीपी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, तो सर्वर्स को दूसरा जो तरीका होता है ना आईपी असाइन करने का, वो होता है मैनुअल। लेकिन एडब्ल्यूएस की मैं आपसे बात करता हूं, तो एडब्ल्यूएस में जो आईपी असाइनमेंट का तरीका है बाय डिफॉल्ट वो है डीएससीपी। यानी कि आप अपने सबनेट में जितने भी सर्वर्स को क्रिएट करते हैं, तो एवरी इंस्टेंस विल गेट द आईपी फ्रॉम द सबनेट ऑटोमेटिकली। ठीक है। बट उस स्टेप को आप चाहे तो ओवरराइट कर सकते हैं, है ना। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आपका होता है ऑटो आईपी असाइनमेंट का, है ना। वो आईपी पूल में जो फ्री होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एजोर क्लाउड की मैं अगर बात करता हूं, सबनेट में क्या होता है, जैसे कल वाले क्लास में हमने जो सबनेट कैलकुलेट किया था ना, उसका जो रेंज हमारा था 0 से 64। दैट मीन्स कि पहला जो नेटवर्क आईडी हमने बताया था वो 10.0 था, और उसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी था ना वो 10.63 था। यानी कि जो आईपीज आपके डीएससीपी, यानी कि पहले सबनेट में से जो एलोकेशन होगा वो 0 और 63 के बीच में होगा। तो अकॉर्डिंग टू डीएससीपी जनरली आईपी असाइनमेंट भी ना ऑर्डर में होता है, सिक्वेंसल। कि जैसे पहला जो आईपी होगा ना वो 10.0 हो गया, दैट इज नेटवर्क आईडी, है ना। और एडब्ल्यूएस में 10.2 की मैं 10.1 की बात करता हूं तो ये गेटवे आईपी हो गया। ठीक है। और 10.2 की बात करता हूं तो ये क्या हो गया आपका डीएनएस। और 10.3 आपका क्या हो गया एडब्ल्यूएस रिजर्व। तो यानी कि पहला जो वैलिड आईपी होना चाहिए ना वो होना चाहिए 10.4। बट एडब्ल्यूएस में ऐसा जनरली है नहीं। बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस में क्या होता है कि आपको जो भी आईपीज मिलते हैं वो रेंडमली मिलते हैं, पूल में जो आईपी फ्री होगा वो आपके इंस्टेंस को आईपी मिल जाएगा। लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि सर मैं जो आईपीज में चाहता हूं वो मेरे को सिक्वेंसल ऑर्डर में मिलनी चाहिए, है ना। पहले सर्वर को 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ऐसा कोई सिक्वेंसल ऑर्डर मेरे को अपने इंस्टेंसेस के लिए, बिकॉज मैंने अपने पास जो चेकलिस्ट बना रखा है ना, उस चेकलिस्ट में मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि मेरे पहले वेब सर्वर का आईपी 10.4 होगा, एंड देन 10.5, 10.6 ऐसे करके मैंने अपना मैनेजमेंट कर रखा है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आईपी असाइनमेंट के दोनों तरीके आप यहाँ चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो तरीका है वो डीएससीपी है, और आप चाहें तो मैनुअल आईपी भी अपने सर्वर को जो आईपी आप अपना डिफाइन करना चाहते हैं वो आईपी आप ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक डायग्राम मैं समझा देता हूं आपको। देखो, जनरली हम लोग करते क्या है, जब एक सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो कंपनी में सर्वर पे ना दो तरीके के मेंटेनेंस विंडोज हमें प्लान करने होते हैं। आने वाले प्रोडक्शन के जितने भी सर्वर्स आपके होते हैं, तो पहला जो टाइप होता है ना मेंटेनेंस विंडो का, वो आपका होता है कि कभी कभी हमें सर्वर्स को रीबूट करना होता है ना। और दूसरा आपका टाइप होता है परमानेंटली आप शट डाउन करते हैं, एंड देन सर्वर्स को फिर स्टार्ट करते हैं। रीबूट किया, एंड देन शट डाउन करके फिर सर्वर को स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, एडब्ल्यूएस में अगर आपने कोई सर्वर बनाया, चाहे उसको डीएससीपी आईपी मिला, चाहे आपने मैनुअल आईपी दिया, लेट सपोज उसको आईपी मिला था 192.168.10.4/26, तो प्राइवेट आईपी आपके सर्वर का ये एक्चुअल आईपी होता है जो एनआईसी आपके सर्वर में लगा होता है ना। इस आईपी को ही हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन आपके सर्वर का एक्चुअल में जो है वो आपका इस आईपी से होता है। जो लैन कार्ड पे डायरेक्टली आपका स्टिक होता है वो आईपी आपका होता है प्राइवेट।
तो दोनों ही मेंटेनेंस विंडो के केस में, चाहे वो रिबूट हुआ हो सर्वर आपका, चाहे शटडाउन करके स्टार्ट किया है आपने, टर्मिनेशन में तो सर्वर ही चला जाता है, तो आईपी वो फ्री हो जाएगा फिर। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि दोनों ही मेंटेनेंस विंडोज के केस में ये आईपी हमेशा आपका क्या होता है, एज अ फिक्स आईपी आपको असाइन होता है। प्राइवेट आईपी जो आपके सर्वर को मिल गया वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करता हूं, ये वाला जो आईपी होता है ना, ये इंटरनेट से आपका एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि प्राइवेट आईपीज आपके सर्वर्स के विद इन दी बीपीसी कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ना कि इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए। रिमोट एक्सेस आप कर सकते हैं प्राइवेट आईपी से, बट हमें उसके लिए बीपीएन सेटअप की जरूरत होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो कम्युनिकेशन आपको अलाउ होता है प्राइवेट आईपी का, वो होता है विद इन दी बीपीसी। आपके बीपीसी में कितने भी सबनेट हैं, और वो सबनेट भले ही अक्रॉस दी अवेलेबिलिटी जोन रखे हैं, उनका कोई यहाँ पे एज सच बैरियर नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए। आप आराम से चाहें तो प्राइवेट आईपी से विद इन दी सबनेट आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन दी इंस्टेंसेस। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट का, ठीक है, तो कॉस्ट आपका एडब्ल्यूएस प्राइवेट आईपीस का कोई भी कॉस्ट कस्टमर से एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कोई पे नहीं करना होता बिल में, कि प्राइवेट आईपीस का पूल आपने बनाया और उसका अलग से कॉस्ट एडब्ल्यूएस को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरे टाइप का जो आईपी है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल भी अभी देखेंगे, बट थ्योरी थोड़ा सा समझा देता हूं। और थ्योरी को समझना ही आपका मेन टास्क है ना। प्रैक्टिकल तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे अभी, जो भी चीज है। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपका दोस्तों होता है एडब्ल्यूएस मैनेज्ड, है ना। पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस आपको हर एक सर्वर के साथ देगा, और बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी का जो यूज होता है ना, वो जनरली होता है टू एक्सेस द रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। एडब्ल्यूएस में चलने वाले रिसोर्सेस को ओवर द इंटरनेट हम लोग जब भी एक्सेस करते हैं, तो डिफॉल्ट उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो पब्लिक आईपी से होता है। लेकिन ये कस्टमर मैनेज नहीं होते हैं। आप बोलो कि मैं एडब्ल्यूएस को रिक्वेस्ट करूं कि ये सब आईपीज आप मेरे लिए रिजर्व कर दो, तो एडब्ल्यूएस ऐसा आपको प्लान करके नहीं देता है पब्लिक आईपीज के केस में। ठीक है, क्योंकि एडब्ल्यूएस ने बोला है कि भाई मेरे पास पब्लिक आईपीज का पूल है, और वो एक शेयर पूल है ना। उन्हीं पब्लिक आईपी के पूल से मेरे को जितने भी कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द रीजन्स मेरे से इंफ्रा लगा के बैठे हैं, उनको सर्विसेज मेरे को देना है। तो आई हैव दी रिस्ट्रिक्शंस की आपको मैं पब्लिक आईपीज के पूल को रिजर्व करके नहीं दूंगा। आपको पब्लिक आईपीज अगर चाहिए तो आप आराम से इंस्टेंसेस को पब्लिक आईपी आप दे सकते हैं, बट दे विल बी असाइन रेंडमली। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, पब्लिक आईपी हमेशा जो आपको एलोकेट होता है सर्वर के साथ वो ऑटोमेटिक ही होता है। लेकिन सबनेट लेवल से एक सेटिंग मैंने आपको बताया था, ऑटो असाइन पब्लिक आईपीवी4 का एक ऑप्शन होता है। डिफॉल्ट बीपीसी में वो ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट यस होता है, यानी कि आप सबनेट में जितने भी इंस्टेंसेस को क्रिएट करोगे, ऑल इंस्टेंसेस विल गेट दी पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली। लेकिन कस्टम बीपीसी और कस्टम सबनेट की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे वो ऑप्शन डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि कस्टम सबनेट में आप इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे तो आपके इंस्टेंसेस को पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो पब्लिक आईपी जो बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर को मिलता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें भी यहाँ पे ना यही दोनों चीजें पिक्चर में आती हैं, मेंटेनेंस विंडो, रिबूट एंड देन शट डाउन। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कई बार हमको सर्वर्स का डाउन टाइम प्लान करने के लिए ना सर्वर को रिबूट करना होता है एंड देन शट डाउन करके स्टार्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये पब्लिक आईपी जो है ना, रीबूट के केस में तो आपका चेंज नहीं होता है। यानी कि जो पब्लिक आईपी आपके इंस्टेंस को मिला होगा, वही पब्लिक आईपी सर्वर के अप आने के बाद
आपके सर्वर के लिए लाइव हो जाता है ना। बट एक चीज ध्यान रखना है कि सर्वर को अगर आपने शट डाउन करके स्टार्ट किया तो आपका पब्लिक आईपी जो सर्वर क्रिएट करते समय आपको मिलता है ये आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई आप में से बताएगा कि पब्लिक आईपी अगर आपके सर्वर का चेंज हो जाता है तो आपके सामने क्या चैलेंज आने वाला है। हाँ जी, एक सर्वर के पब्लिक आईपी के चेंज होने से क्या आपके सामने चैलेंज आता है। सर चैलेंज ये आएगा, अगर कोई ऐप रन कर रही है और एक्सेस कर रहे हैं मतलब यूजर्स उसको, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो डीएनएस से चेंज हो जाएगा, अब वो उस आईपी से एक्सेस नहीं होगी ऐप। हाँ करेक्ट। देखो जनरली होता क्या है कि हम जब भी अपने जैसे लेट सपोज आपने बोला कि सर मेरे इस वाले सर्वर में ना एक वेबसाइट मैंने चला रखा है www.kr नेटवर्क क्लाउड, है ना। अब मेरे सर्वर का जो पब्लिक आईपी था ना वो है x.x.x। मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है। मैंने डीएनएस सर्वर में कर क्या रखा है, इस वाले आईपी के अगेंस्ट में इसका एक ए रिकॉर्ड बना रखा है फॉर दिस www.krnetwork.cloud। यानी कि जनरली होता क्या है कि जब भी कोई बंदा अपने ब्राउजर में www.krnetwork.cloud से मेरे वेबसाइट को एक्सेस करता है विच इज होस्टेड इनसाइड दी EC2 इंस्टेंस, सर्वर रिबूट होता है जब तो ठीक है कि पब्लिक आईपी आपका चेंज नहीं हो रहा है और हो सकता है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आपकी हो। तो कुछ टाइम के लिए डाउन टाइम होता है और मेरे फिर से जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो इंटरटेन होने लगता है। ये सब प्रैक्टिस रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, बट मैं आपको जस्ट एक पब्लिक आईपी में ये जो केस है ना इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। शटडाउन के बाद अगर आप सर्वर को स्टार्ट करते हैं ना तो पब्लिक आईपी टोटली चेंज हो जाता है और वो क्या मिलेगा यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना। बट आपने क्या कर रखा है कि इस पब्लिक आईपी के अगेंस्ट में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने उस सर्वर के लिए कर रखे थे। एक उनमें से इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है डीएनएस का, है ना। आपने डीएनएस के रिकॉर्ड में ये बता रखा था कि कोई भी बंदा जब इस नेम से आपके वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो अल्टीमेटली उसका ट्रैफिक जो है ना इस वाले पब्लिक आईपी पे रूट होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपका सर्वर नेक्स्ट टाइम अप आएगा तो वो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा एंड देन कॉन्टिन्यूअसली ये वाला जो नेम है ना इस वेबसाइट को सर्च करेगा ओवर दिस पब्लिक आईपी। तो ये पब्लिक आईपी आपका लाइव है नहीं, तो लाइव नहीं है तो एक्चुअल में क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है ना वो चलना बंद हो जाएगा ओवर दिस नेम www.krnetwork.cloud। ठीक है। अब उसके लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अगेन आपको करने होते हैं। डीएनएस में जाके चेंजेस आप करोगे, है ना, रिकॉर्ड्स को अपडेट करोगे और भी आपने कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में उसकी एंट्री कर रखी होगी तो वहां भी आपको मैनुअल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि जब भी आपको पब्लिक आईपी की जरूरत है तो आप अपने एप्लीकेशन का बिहेवियर सबसे पहले समझ लें। अगर आप सर्वर्स को इन फ्यूचर शट डाउन करके स्टार्ट करना चाहोगे तो नॉर्मल जो सर्वर बनाते समय आपको पब्लिक आईपी मिलता है ना वो फिक्स नहीं होता है। वो एक सर्टेन कंडीशन में शटडाउन एंड स्टार्ट के कंडीशन में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। और दूसरे आपका फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो ये आपके क्या होते हैं एक्सेसिबल ओवर दी इंटरनेट। ये एक ऐसे आईपीज हैं कि जिनको आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट की बात करता हूं तो ये आपका चार्जेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नहीं है ना। तो पब्लिक आईपीज, जितने पब्लिक आईपीज आप अपने इंस्टेंसेस के साथ अगर आप असाइन करते हैं, अभी मैं जैसे थोड़ा सा मैं अगर 1 साल या 2 साल पहले की बात करता हूं तो पहले AWS पब्लिक आईपीज को फ्री देता था। ठीक है। बट अभी इन्होंने एक चेंज किया है कि हम इंस्टेंसेस के साथ भी जो पब्लिक आईपीज आप नॉर्मल लेते हैं ना वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जितने भी पब्लिक आईपीज आपके असाइन होंगे तो मैं जब प्राइसिंग वाला जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना वहां बताऊंगा कि पब्लिक आईपी का कितना कॉस्ट आपको सर्वर के साथ जब आप लेते हैं आपको देना पड़ता है। इसलिए ना कस्टमर अवॉइड करते हैं और वो जो चार्ज है ना वो अच्छा खासा चार्ज है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज आपको देने हैं, बहुत अच्छा खासा चार्ज आपको पब्लिक आईपीज का AWS को देना पड़ता है। तो रिकमेंडेशन जनरली हमें लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पब्लिक आईपीज की जरूरत होती नहीं है। एक दो या तीन इलास्टिक आईपी या पब्लिक आईपी भी आप ले लेते हैं तो उनसे ही आपका काम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो कम्युनिकेशन आपके एप्लीकेशन का होता है ना हम लोग
लोड बैलेंसर के थ्रू करते हैं काम, या फिर एक कोई भी टारगेट नोड बना लेते हैं, वेस्टर्न होस्ट बना लेते हैं, जिस पे पहले लॉग इन कर लिया, जंप सर्वर बना लिया, फिर वहां से हम लोग अपना इंटरनली रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। या फिर जनरली कंपनीज आजकल वीपीएन कॉन्फ़िगर करते ही हैं, वीपीएन के थ्रू भी हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। बट बताने का काम जनरली ये है कि पब्लिक आईपीस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नहीं होते हैं। और लास्ट आईपी के टाइप की हम लोग अगर बात करते हैं, तो लास्ट जो आईपी का टाइप होता है एडब्ल्यूएस में, दैट इज इलास्टिक आईपी। तो एडब्ल्यूएस में ये चीज ध्यान रखना आप, जितने भी सर्विसेज में इलास्टिक कीवर्ड का यूज अगर मैं करूंगा, जैसे आगे चल के आप इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 सर्विस पढ़ोगे, है ना। ENIC एक रिसोर्स है आपका, सर्वर लेवल से ही, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ECS आपका सर्विस होता है आगे चल के, ठीक है। यानी कि जिन सर्विसेज के फीचर में ई आपको वर्ड देखने को मिलेगा, तो इलास्टिक का एडब्ल्यूएस में जो मीनिंग होता है ना, वो अटैच और डिटैच को लेके होता है। यानी कि दैट पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी अटैच एंड देन डिटैच ऑन द फ्लाई, ठीक है। इस वर्ड को एडब्ल्यूएस ऐसे डिफाइन करता है कि इलास्टिक मतलब उस रिसोर्स को आप अटैच एंड डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलास्टिक आईपी में और पब्लिक आईपी में डिफरेंस क्या होता है? इलास्टिक ओनली एक वर्ड एडब्ल्यूएस ने आपको दिया है उसके फीचर की वजह से, बाकी का इलास्टिक आईपी होता आपका पब्लिक आईपी ही है ना। अगर मैं पहले पॉइंट से यहाँ का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, इलास्टिक आईपी अगेन आपका एडब्ल्यूएस मैनेज्ड होता है ना, पब्लिक आईपी ही है। लेकिन ये जो आईपी आपका होता है ना, इट्स अ, जो इलास्टिक आईपी को हम असाइन करते हैं ना, इसका जो मेथड है ना, वो काइंड ऑफ स्टैटिक है। और स्टैटिक को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स। यानी कि एक ऐसा पब्लिक आईपी जो मैन्युअली एडब्ल्यूएस से रिक्वेस्ट करके आप अपने लिए रिजर्व करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कलोड। जैसे कल हमें नेट गेटवे बनाते समय इलास्टिक आईपी का जरूरत पड़ा था, क्योंकि नेट गेटवे ये कहता है कि मेरे को जब तक इलास्टिक आईपी आप नहीं दोगे, तो इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बिना पब्लिक आईपी के मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट से कौन सा ट्रैफिक मेरे प्राइवेट सबनेट के लिए आया है, ठीक है। क्योंकि उसको पब्लिक आईपी पे ट्रैफिक रिसीव करके फिर उसको ट्रांसलेट करना होता है प्राइवेट आईपी पे, ठीक है, जो कि आपके प्राइवेट सबनेट का सर्वर होता है। बट ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपीस की तरह रैंडमली आप एलोकेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट लिमिट की भी बात करता हूं ना, तो आपके अकाउंट में पर रीजन बाय डिफॉल्ट एक कोटा लिमिट लगा रहता है। मैक्सिमम 5 इलास्टिक आईपी आप एक रीजन में अपने लिए एलोकेट करा सकते हैं, बट ये स्टैटिक नंबर नहीं है। आप चाहें तो इस नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं बाई सेंडिंग दी रिसोर्स इंक्रीज रिक्वेस्ट। एडब्ल्यूएस पे वो केस ओपन करने का भी तरीका मैं बताऊंगा कि किसी रिसोर्स को इंक्रीज आपने कराना है तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। सभी रिसोर्सेज के कुछ लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम कितने बीपीसीज आप बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने सबनेट्स आप बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स आप बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक रीजन में। और उनको अगर जरूरत पड़ने पे आपको अगर इंक्रीज कराना पड़ा उस कोटा लिमिट को, तो वो आप कैसे करा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, तो ये आईपीज भी आपके एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, ये आईपीज सर्टेन कंडीशन में चार्जेबल भी हैं। वैसे फ्री हैं, लेकिन कौन से कंडीशन में चार्जेबल हैं उसकी मैं बात करता हूं आपसे। कल भी मैंने बताया था, आपने कोई भी इलास्टिक आईपी अपने लिए रिजर्व किया और वो फ्री स्टेट में आपका पड़ा हुआ है। और फ्री स्टेट ना कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे जैसे आपने क्या किया, एक लेट सपोज सर्वर क्रिएट किया और उस सर्वर पे आपने इलास्टिक आईपी लिया, ठीक है। ये आपने सर्वर बनाया, इस सर्वर पे आपने एक इलास्टिक आईपी अटैच किया। लेकिन इलास्टिक आईपी की देखो जरूरत आपको कब पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो सर्वर क्रिएट करते समय हम लोग लेट सपोज ये भूल गए
कि यार इस सर्वर पे मेरे को पब्लिक आईपी की जरूरत थी, तो आपने क्या किया, इस वाले सर्वर को प्राइवेट आईपी के साथ ही आपने लॉन्च कर दिया। बट आपको जरूरत पड़ा कि टाइम बीइंग कि यार मेरे को इस सर्वर को ना ओवर दी इंटरनेट एक्सेस करने का जरूरत है। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी से तो वो होगा नहीं, और पब्लिक आईपी बाद में आप रिक्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो एक ही तरीका होता है पब्लिक आईपी लेने का आपके सर्वर पे, वो है इलास्टिक आईपी का। यानी कि आप पहले इलास्टिक आईपी क्रिएट करोगे एंड देन फिर उसको आप अटैच करोगे सर्वर के साथ। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इलास्टिक आईपी को क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसे किसी रिसोर्स के साथ अटैच करना भूल जाते हैं। तो इस केस में एडब्ल्यूएस आपसे इलास्टिक आईपी का चार्ज करता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, कई बार हमने लेट सपोज 1 घंटे के लिए इस सर्वर को शट डाउन कर दिया, बट वो इलास्टिक आईपी आपने क्या कर रखा था, इस सर्वर को अटैच कर रखा था चाहे, लेकिन सर्वर का स्टेट अगर शटडाउन एडब्ल्यूएस को मिला ना, तब भी ये आपका रिसोर्स जो है ना इलास्टिक आईपी चार्जेबल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इलास्टिक आईपी के दो ही यूज मेरे को देखने को मिलते हैं, एक तो फिक्स आईपी आपको पब्लिक चाहिए एडब्ल्यूएस में अपनी रिसोर्सेज के लिए, और दूसरा कई बार हम अपने ऐसे इंपॉर्टेंट सर्वर्स होते हैं जिन पे कि टाइम बीइंग आपको एक पब्लिक कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, कोई भी टेस्टिंग के लिए, कोई भी फीचर टेस्टिंग के लिए। तो तब हम फिर इलास्टिक आईपी को रिक्वेस्ट करके अपने रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल कराते हैं एंड देन अपना काम फिनिश होने पे हम चाहें तो उसको फिर रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू प्रैक्टिकल, आशीष अभी आपका जो क्वेश्चन था वो पूछ सकते हो आप। सर ये इलास्टिक आईपी जो है ये बस एक ही डिफरेंस है, ये फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हाँ, होगा? करेक्ट। बस यही कोई है। से भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, हाँ वो बताना मैं भूल गया। चाहे आप अपने सर्वर को, दोनों ही मेंटेनेंस विंडो की भी मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस विंडो दो मैंने बताए थे, एक तो रीबूट और एक आपका शटडाउन। रीबूट में तो पब्लिक आईपी भी चेंज नहीं होता, ये शटडाउन के केस में भी चेंज नहीं होगा। यानी कि शटडाउन करके सर्वर को आपने स्टार्ट भी किया ना, तब भी पब्लिक ये जो इलास्टिक आईपी है ये आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, आशीष कॉल में हो तो आप अभी पूछ सकते हैं ना डाउट। चलिए, तो इसको हम प्रैक्टिकली एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने AWS कंसोल लॉगिन कर रखा है एंड देन एक बीपीसी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से अपने लिए ना। बाकी का डिफॉल्ट बीपीसी से अभी इसी प्रैक्टिकल को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम लोग जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस, माई बीपीसी एंड देन 192.168.10.0/24। दो सबनेट हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। सबनेट 1, लेट सपोज AP South 1A 192.168.10.0/26, एंड देन सबनेट 2।10.64/26। ठीक है, तो दो सबनेट हमारे यहाँ क्रिएटेड हैं एंड देन IGW क्रिएट कर लेते हैं एक, माई IGW क्रिएट, एंड इसको अटैच कर लेते हैं बीपीसी से। ठीक है, एक राउटिंग टेबल में हम लोग एंट्री कर देते हैं बस। राउट्स पे आप जाओ, एडिट राउट, एड रूट 0.0, इंटरनेट गेटवे, एंड देन सेव द चेंजेस। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने अभी किया? ठीक है, चलिए, तो अभी करना क्या है,
EC2 का कंसोल आपने ओपन करना है जिस रीजन में आपने बीपीसी क्रिएट किया है, और यहां से हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं, है ना। लॉन्च इंस्टेंस पे आप जाओगे, जो स्टेप आप फॉलो करते हो, एंड देन यू कैन गिव दी सर्वर 1। AMI चूज करिए यहां से, की पेयर जो आपने बनाया था वो आप चूज कर सकते हैं। एंड देन बीपीसी जब आप यहां से एडिट करते हैं तो अपना बीपीसी आप सेलेक्ट करो, एंड देन कौन से सबनेट में आप ऑटो असाइन पब्लिक आईपी की मैं बाद में बात करता हूं। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्वर को इनेबल किया पब्लिक आईपी के ऑप्शन को, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो पहले से बना हुआ है। एडवांस नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन में जब आप दोस्तों जाते हैं ना, तो आपसे देखो ये जो ऑप्शन है ना, प्राइमरी आईपी, ठीक है। आप रन टाइम पे चाहें जो आईपी आप यहां दे सकते हैं अपने सर्वर के लिए, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी का इंटरफेस, नया इंटरफेस एक आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। और एडिशनल इंटरफेस भी आपको चाहिए ना, वो मैं बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ आप क्या समझें कि प्राइमरी आईपी आप अपने सर्वर का चाहे तो अभी जो सर्वर क्रिएट होगा ना, वो ऑटोमेटिक आईपी मिलेगा, जो पूल में फ्री होगा वो आईपी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैनुअल भी अगर आप कोई आईपी यहां देना चाहते हैं तो आराम से आप दे सकते हैं। आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए आपसे मैंने पूछा कि मैंने यहाँ पे 10.1 आईपी को लिया, तो आप में से कोई बताएगा कि मैं सर्वर को क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं 10.1 के साथ, नो सर। नहीं सर। है ना। एज पर दी थ्योरी ये सर्वर आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए, और आपको एरर क्या दिया, इंस्टांस एड्रेस 192.168.10.1 इज इन दी सबनेट रिजर्व एड्रेस रेंज, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं एडिट पे गया, एंड देन सेम कॉन्फ़िगरेशन 10.2 लेता हूं फिर भी सेम एरर आएगा, 10.3 लेता हूं फिर भी सेम एरर आएगा। आई कैन यूज दी 10.4 एज अ वैलिड आईपी, ठीक है। और यहां से आराम से आप अभी सर्वर को क्या कर सकते हैं, अपने को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे जो सर्वर आपने क्रिएट किया है ना, इसमें एक फायदा आपको मिलेगा। फायदा क्या होगा वो, कि जो आईपी आपने डिफाइन किया होगा वही आईपी आपको अपने सर्वर का मिलेगा, है ना। अब प्राइवेट आईपी के लिए मैं उस प्रैक्टिकल को करके नहीं दिखा रहा हूं, आप आराम से इस प्रैक्टिकल को खुद करना कि आईपी आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। चाहे आप इसको शट डाउन करो, रीबूट करो, फिर से स्टार्ट करो, प्राइवेट आईपी आपका इस सर्वर का कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो और इसका यूज क्या है, विद इन दी बीपीसी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं थोड़ा सा पब्लिक आईपी को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ही आपने देखो यहाँ एक आईपी यूज किया ना, तो सबनेट में जाके अगर आप चेक करोगे कि हाउ मेनी आईपीज आर अवेलेबल, तो 59 तो बाय डिफॉल्ट है, एक आपने यहाँ यूज कर लिया, तो इस वाले सबनेट में 58 आईपीज आपको दिखने चाहिए, है ना। सबनेट्स पे आप जाओगे, रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो सबनेट 1 में आपने सर्वर को क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बता रहा है कि पूल में अभी 58 आईपीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक तरीका है वैलिडेट करने का, जो आईपी मैंने लिया वो अपडेट हो रहा है कि नहीं सबनेट लेवल से, ठीक है। चलिए दूसरा सर्वर सर मैंने या क्रिएट किया। हाँ सर जी। एक क्वेश्चन। सर हाँ, यहाँ पे तो अभी इलास्टिक आईपी मिला नहीं है ना इसको अभी। मैं बताऊंगा ना, इलास्टिक आईपी पे अभी आए नहीं है हम, ठीक। ठीक है। तो अभी देखो लास्ट टाइम हमने जो ये सर्वर क्रिएट किया है ना, इस वाले सर्वर को जो पब्लिक आईपी मिला है ना, वो ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है, ठीक है। पब्लिक डीएनएस नहीं मिला है, वो मैंने कल भी बताया था। बीपीसी लेवल से एक सेटिंग आपका होता है, एडिट बीपीसी सेटिंग्स में आप जाओगे तो डीएनएस होस्ट नेम का, अभी आराम से आप यहां जाके देखोगे तो ये डीएनएस नेम भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पब्लिक आईपी जब सर्वर हम क्रिएट करते हैं तो सबनेट लेवल से एक सेटिंग होती है, आप ऑटोमेटिकली सर्वर्स पे पब्लिक आईपी चाहते हैं कि नहीं। चाहते हैं तो उस ऑप्शन को इनेबल कर दो। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बीपीसी में हर एक सबनेट पे वो ऑप्शन आपका क्या होता है, जैसे ये डिफॉल्ट बीपीसी के सबनेट हैं,
यहाँ पे अगर इस सेटिंग को आप चेक करोगे ना तो ये ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा, है ना, ऑटो असाइन IPv4। सर ऊपर है राइट में ना, नीचे सिर्फ और। ये देखो, ठीक है। और इसी ऑप्शन को अगर आप अपने कस्टम सबनेट पे देखोगे ना, ये ऑप्शन आपका क्या है, नो है। बट हम चाहे तो इस ऑप्शन को एडिट सबनेट सेटिंग्स में जाके यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं। यानी कि अभी आप इस वाले सबनेट में या इस वाले सबनेट में जो भी आप सर्वर्स क्रिएट करोगे उनको अपने आप से पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको टेस्टिंग के लिए, जस्ट आप यहां पे जाइए और जो भी सर्वर आपको क्रिएट करना है, सर्वर 2, एंड देन की पेयर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अपने आप से रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, है ना। अगर आप, वो तो डिफॉल्ट बीपीसी का है, वहां तो होगा ही, हमें जो वेरीफाई करना है वो कस्टम बीपीसी के लिए करना है, ठीक है। सबनेट 1 में भी अगर आप देखोगे तो ऑटो असाइन अपने आप से इनेबल है, और सबनेट 2 के लिए देखोगे ना तो यहाँ पे भी इनेबल है। तो मैंने अभी इस सर्वर को सबनेट 2 में क्रिएट किया, और यहाँ पे भी सेम तरीका आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को लेट सपोज कि इसको भी कोई आईपी देना है, तो आप आराम से 192.168.10.5 सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो आईपी आप देना चाहते हैं आराम से आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। 10.5। आपने दूसरा सबनेट सेलेक्ट किया है वो इसलिए। सबनेट दूसरा हाँ, देना होगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आईपी यहाँ पे है 10.65 आप ले नहीं सकते, 10.66 नहीं ले सकते, 67 नहीं ले सकते, तो कहां से आप आईपी ले 68। सकते हैं, 68 से, 68 ठीक है। से। हाँ, ठीक है। तो इंस्टेंसेस में आप जाओगे, यू विल चेक हियर, 2 सर्वर आपके पास हैं, सर्वर 1 एंड सर्वर 2, ठीक है। किसी एक सर्वर को आप पहले लॉग इन कर लो। तो मैंने क्या किया, जिस सर्वर पे पब्लिक आईपी है, क्योंकि एक सर्वर पे पब्लिक आईपी, अच्छा यहां भी पब्लिक आईपी ले लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी इलास्टिक आईपी का प्रैक्टिकल समझाने के लिए हमको एक सर्वर ऐसा चाहिए जिस पे पब्लिक आईपी हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो एक क्रिएट कर लो पहले ही, सर्वर 3। बाकी का उसको कराना कोई जरूरी नहीं है, बट आप लोग थ्योरी सुन के ना उसको प्रूफ करोगे नहीं, इसलिए बेटर है कि उसको रिकॉर्डिंग में हम लोग कर लेते हैं। सबनेट 1 में ही जैसे आपने पब्लिक आईपी को डिसेबल कर दिया, लेट सपोज आपने, और इस सर्वर को मैंने मैनुअल आईपी नहीं दिया, तो मैनुअल नहीं दिया ना तो दिस सर्वर विल गेट दी ऑटोमेटिक आईपी, है ना। वो लेट्स सी क्या मिलता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। सर्वर 3 पे अगर आप जाते हैं तो 10.13 मिला है। आइडियली आप मैनुअली अगर करते ना इस चीज को तो 10.4 यानी 10.5 यहाँ पे आना चाहिए था, बट 10.13 एज्योर क्लाउड में ये चीज सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। यानी कि प्राइवेट आईपी का सबनेट से जो आपको आईपी असाइनमेंट होता है ना वो इन ऑर्डर होता है, 10.4 5 6 7 8 ऐसे चलता है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो किसी एक सर्वर को पहले हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, है ना। अभी ये सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही रीजन है, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी ग्रुप में एक बार जाएंगे यहाँ पे, एंड देन एडिट इनबाउंड रूल्स, इसको एक बार डिलीट करके एक नया रूल ऐड कर दो यहाँ पे, ऑल ट्रैफिक, ठीक है, 0.0 सेव द रूल्स, ठीक है। अभी आप फिर से यहाँ रिफ्रेश करोगे तो ये सर्वर आपका लॉगिन होना चाहिए, एक्सेप्ट EC2-यूजर। sudo-i, आईपी आपको चेक करना है अपने सर्वर का, तो होस्ट नेम -i कमांड चलाओ आप, तो बता रहा है कि ये आपका एक्चुअल आईपी है, ठीक है। नेट मास्क
चेक करना है तो आराम से आईपीए से नेटमास्क चेक कर सकते हैं आप /26 दिस इज ब्रॉडकास्ट। ये कल भी मैंने बताया था। इंटरनल प्राइवेट आईपीज का यूज आपका जनरली होता है विद इन दी सबनेट विद इन दी बीपीसी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सर्वर 2 के प्राइवेट आईपी को आप यहाँ से पिंग करते हो तो विदाउट डूइंग एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आपका सर्वर 2 का प्राइवेट आईपी भी आप यहाँ से पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर दी बेसिक थिंग्स, है ना। और एक यूज केस ये भी हो सकता है, जैसे लेट सपोज आपने बोला कि सर मैंने कोई वेबसाइट यहाँ चला रखा है ना, यानी कि इंटरनल भी हम जब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं ना, तो इट इज नेवर रिकमेंडेड टू एक्सेस दी विद इन दी बीपीसी ट्रैफिक ओवर दी पब्लिक आईपी। स्टिल आपको पता है कि उस सर्वर का पब्लिक आईपी मैं जानता हूं, फिर भी पब्लिक आईपी से आप उस ट्रैफिक को एक्सेस मत करो, क्योंकि आप जब भी पब्लिक आईपी से ट्रैफिक को एक्सेस करते हैं ना, आपके बीपीसी से ट्रैफिक पहले इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से फिर बाय डिफरेंट आईएसपीज नेटवर्क आईजीडब्ल्यू पे आएगा, एंड देन आपके फिर सबनेट में आएगा। जब आपको पता है कि यार दोनों ही सर्वर्स विद इन दी एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर मेरे रखे हुए हैं, तो पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन क्यों करना। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, है ना। VIETC सॉरी echo this is to test IP's feature। ठीक है, कर्ल जैसे आपने किया लोकल होस्ट, आराम से आप पिंग कर पा रहे हो। अब ऐसा करो जल्दी से सर्वर 2 को एक बार लॉग इन कर लो उसके पब्लिक आईपी से, है ना। सर्वर 2 का पब्लिक आईपी कॉपी पेस्ट। प्रैक्टिकल समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जल्दी फास्ट करा रहा हूँ चीजों को। सर आ रहा है, कोई इशू नहीं। हम्म, ठीक है। अब देखो यहां से आप अगर कर्ल करोगे ना किसको 192.168.10.4, तो आराम से वो वेबसाइट आपका इंटरनल भी आप प्राइवेट आईपी से भी उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि प्राइवेट आईपीस को हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, इंटरनली। ठीक है, चलिए, तो ये प्राइवेट आईपी मैंने बता दिया आपको, और पब्लिक आईपी भी ऑलमोस्ट आपको यहाँ समझ आ गया है। लेकिन पब्लिक आईपी का एक फीचर आपको मैं बता देता हूँ कि लेट सपोज आपने सर्वर 1 में जो वेबसाइट आपका एक्चुअल में चल रहा है, इस सर्वर को अगर आप रिबूट करते हैं, ठीक है, तो रिबूट करते हैं तो आप इस आईपी को पहले लिख लो, 116 है आपका आईपी, है ना। आईपी जो एक्चुअल में आपको मिला है इट इज 116। तो आइडियली रिबूट के केस में ये आईपी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। और चेंज ना होने का दोस्तों देखो एक रीजन ये भी है कि सर्वर जब आपका रिबूट होता है ना क्लाउड में, तो इसके साथ जो एनआईसी जो एडब्ल्यूएस वर्चुअल निक जो लगा के देता है ना, ये अभी भी ब्लिंक करता है ना। रिलीज आईपी क्यों हो जाता है, क्योंकि सर्वर का स्टेट शटडाउन होता है ना, तो एनआईसी भी कहीं ना कहीं वर्चुअली उसका जो ब्लिंक है ना, उसका जो पावर स्टेट है वो वर्चुअली क्या है, शटडाउन है। तो एडब्ल्यूएस क्या करता है, इस आईपी को फिर रिलीज कर लेता है आपके सर्वर से। नेक्स्ट टाइम जब आप सर्वर को स्टार्ट करोगे तो फिर आपका जो सेटिंग है ना पब्लिक आईपी का आपने इनेबल कर रखा है सर्वर क्रिएट करते समय, तो एडब्ल्यूएस उस सेटिंग के बेस पे आपको नया पब्लिक आईपी असाइन करके दे देता है। तो 116 अगर आप यहाँ देखोगे ना, सर्वर को जैसे आपने रिस्टार्ट किया, है ना, तो स्टिल 116 है। और आप ये चीज अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि सर्वर रीस्टार्ट हुआ है कि नहीं, है ना, वो चीज भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। EC2-यूजर, यहाँ पे अगर आप अप टाइम चेक करोगे तो आपको बता रहा है कि अभी सर्वर 1 मिनट पहले ही आपका, लेकिन आपने इस सर्वर को अगर शट डाउन कर दिया, है ना, ठीक है, सर्वर मैंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, लेकिन जैसे ही सर्वर को अभी आप स्टार्ट करोगे ना, तो रिबूट के केस में तो अभी भी आप पब्लिक आईपी, जो पब्लिक आईपी आपको मिला है ना, इससे ही आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपने सर्वर को रिबूट किया, तो इस सर्वर का सॉरी शट डाउन किया,
इस सर्वर का पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा एंड देन आप अपने वेबसाइट को फिर इस आईपी पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार जैसे ही आपने देखो यहाँ शट डाउन किया, सर्वर स्टॉपिंग स्टेट में है, ये पब्लिक आईपी रिलीज हो जाएगा, यहाँ से गया पब्लिक आईपी। जैसे ही आप सर्वर को अभी स्टार्ट करोगे ना, फिर से स्टार्ट किया आपने, अब एडब्ल्यूएस क्या है ना, आपके सर्वर के नेटवर्क का सेटिंग चेक करता है कि आपने पब्लिक आईपी असाइनमेंट वाले ऑप्शन को क्या किया था सर्वर क्रिएट करते समय। अगर डिसेबल रखा था तो पब्लिक आईपी नहीं देगा, और इनेबल अगर आपने किया है तो पब्लिक आईपी आपको दूसरा अपने पूल से निकाल के दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेटिंग ये और है। ठीक है, टोपोलॉजी में हम थोड़ा सा चलते हैं दोबारा से। हमारे पास दो सर्वर हैं, है ना, दो सर्वर आपने लेट सपोज क्रिएट करे हैं यहाँ पे, है ना। एक आपका है सर्वर 1 और एक सर्वर 3 आपने जो क्रिएट किया है ना, इस सर्वर को विदाउट पब्लिक आईपी आपने क्रिएट किया है ना। लेकिन अब आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है कि मेरे को पब्लिक आईपी सर्वर 3 पे भी चाहिए। सर्वर 1 को आपने जो क्रिएट किया है वो विद पब्लिक आईपी किया है, और इसका पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस ने आपको बता रखा है कि जो पब्लिक आईपी आपको मिला है सर्वर 1 का, वो आपका है ये। ठीक है, लेकिन सर्वर 3 पे अगर आप देखोगे देर इज नो पब्लिक आईपी, और इलास्टिक आईपी का भी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कोई भी आपके पास यहाँ पे इलास्टिक आईपी भी नहीं है। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर सर्वर 3 पे टाइम बीइंग ये एक पब्लिक सबनेट का ही पार्ट है, लेकिन इस पे मैंने पब्लिक आईपी नहीं लिया है तो ओवर द इंटरनेट ये एक्सेस नहीं होगा। बट इंटरनेट से मेरे को कुछ पैकेजेस, आरपीएम्स, मॉड्यूल, कुछ भी डेटा पुल करना है तो उसके लिए पब्लिक आईपी की मेरे को जरूरत होगी, या कोई भी टेस्टिंग, फीचर टेस्टिंग आपको करना था इंटरनेट पर डेटा ले जाने के लिए, तो यहाँ पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट आपके पास आया। तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि आपको पहले इलास्टिक आईपी बनाना पड़ेगा। इलास्टिक आईपी दो जगह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन EC2 के कंसोल पे भी आपको मिलता है, और सेम बीपीसी के कंसोल पे भी जाओगे तो यहाँ भी इलास्टिक आईपी का ऑप्शन है। दोनों ही चीजें सेम है, बस ऑप्शन दो जगह एडब्ल्यूएस ने अवेलेबल करा दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा आईपी है और ये कौन सा आईपी है। जो आप यहां से बनाओगे वो वहां भी आपको दिखेगा। तो आपने क्या किया, Amazon के पब्लिक आईपी पूल से एक इलास्टिक आईपी अपने लिए आपने रिजर्व कर लिया। ठीक है, बट ये आईपी आइडियली आपका क्या है, फ्री है। तो फ्री के केस में अब ये चार्जेबल होगा। सिंपली आपको करना क्या है, इलास्टिक आईपी को सबसे पहले एसोसिएट करना होता है, और एसोसिएट करने के दो तरीके हैं। कई बार हम इलास्टिक आईपी जब एसोसिएट करते हैं ना, तो ऐसा भी बोला जाता है दोस्तों कि आपका दो इंस्टेंस अगर आपके पास है, लेट सपोज आपने एक ऐसा इंस्टेंस बना रखा है जिसमें कि दो एनआईसी आपके लगे हैं, ये निक 1 है आपका, है ना, और ये निक 2 है आपका। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने बोला कि सर निक 1 पे ना मेरे को इलास्टिक आईपी की जरूरत नहीं है, लेकिन निक 2 पे मेरे को इलास्टिक आईपी की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आपने ये जो ऑप्शन आ रहा है ना आपका, कौन सा ऑप्शन, इंस्टेंस टाइप, अगर रिसोर्स का आपने लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितने भी इंस्टेंसेस आपके रनिंग में होंगे ना वो आपको दिखाएंगे। और लेट सपोज आपने बोला कि सर मैंने सर्वर 1 सेलेक्ट कर लिया, तो इलास्टिक आईपी बाय डिफॉल्ट सर्वर 1 के निक 1 से वर्चुअली एसोसिएट होता है अपने आप से, वो निक 2 पे नहीं जाएगा। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इंस्टेंस का अगर आपने रिसोर्स टाइप नहीं लेना है, लेट सपोज आपने बोला मैं नेटवर्क इंटरफेस टाइप ले लेता हूँ रिसोर्स का, तो यहाँ पे जितने भी इंटरफेसेस होंगे ना, तो ये इंटरफेस के आईडीज आपके कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नेटवर्क इंटरफेसेस आपको दिखा रहा है। तो यहाँ आपने ये देख लेना है कि यार ये जो नेटवर्क इंटरफेस है ना वो कौन से सर्वर के साथ एसोसिएट है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे बताता है कि ये पर्टिकुलर इस वाले इंस्टेंस के साथ एसोसिएट है।
तो जिस सर्वर पे दो निक लगे होंगे, निक 2 के साथ अगर आप उस इलास्टिक आईपी को मैप करना चाहते हैं, कई बार ऐसा यूज केस आपके सामने आ जाता है कि निक 1 के साथ एसोसिएशन नहीं चाहिए, निक 2 के साथ चाहिए। तो फिर निक 2 के साथ आप यहां से रिसोर्स का जो टाइप लेंगे ना इलास्टिक आईपी में एसोसिएशन में, तो निक 2 का जो ईएनआईसी का जो रिसोर्स आईडी आपको मिला होगा वो आपको यहां से फिर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा कोई यूज केस नहीं समझ रहे हैं। तो हमें जो आईपी असाइन करना है वो सर्वर 3 के साथ। ठीक है, सर्वर 3 के साथ आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि जो सर्वर 3 आपने अभी क्रिएट किया था, उस वाले सर्वर 3 में अगर आप अभी चेक करोगे तो पहले कोई भी पब्लिक आईपी नहीं था, है ना। थोड़ा सा मैं डायग्राम पे चलता हूं यहाँ पे। तो सर्वर 3 के पास, लेट सपोज ये सर्वर 3 है आपका, यहाँ पे आइडियली जो पब्लिक आईपी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा था ना, पब्लिक आईपी वाला ऑप्शन भी क्या दिख रहा था, ब्लैंक था, और इलास्टिक आईपी का ऑप्शन भी आपका क्या था, ब्लैंक था। लेकिन अभी होगा क्या, यानी कि जो इलास्टिक आईपी आपने बनाया था ना, वो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ही, लेकिन पब्लिक आईपी वाले फील्ड में भी यही सेम आईपी आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी में आपको बताया था इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी ही होता है। ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट आईपीज हैं ये। इलास्टिक आईपी अगर आप अलग से बनाते हैं ना, तो पब्लिक आईपी भी वही हो जाता है आपका जो इलास्टिक आईपी है। चेक करना है इस चीज को। तो सर्वर 3 पे आप जाओ अभी, एंड देन रिफ्रेश करो। सर्वर 3 पे जैसे ही आप गए, देखो इलास्टिक, ये क्यों नहीं आ रहा इलास्टिक आईपी के फील्ड में, एसोसिएट तो कर दिया ना हमने। इंस्टेंस तो आ रहा है यहाँ पे। हाँ, कुछ पूछना है मनोज। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि इस इस केस में तो सर्वर 3 पे हमारे पास कोई पब्लिक आईपी नहीं था। चलो, हमने हाँ, एक इलास्टिक आईपी उसमें लगा दिया। सपोज करो एक सर्वर है मेरे पास, जैसे 1 है, तो उसमें पब्लिक आईपी भी अटैच है, वो और क्या मैं बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ, है ना, वो करना है मेरे को कवर, अभी वहां पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू हैव दी इलास्टिक आईपी नाउ, यानी कि इस आईपी को भी आप ओवर द इंटरनेट अगर पिंग करना चाहते हैं, आराम से ये आईपी आपका रीचेबल है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने, मनोज ने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इनका कहना है कि सर मेरे पास एक सर्वर 1 भी है ना, आई हैव दी सर्वर 1, और इस सर्वर के लिए मैंने जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरे को मिला है ना, इस पे दो आईपीज मैंने ऑलरेडी लिए हैं सर्वर बनाते समय, प्राइवेट आईपी भी है, एंड देन इसका पब्लिक आईपी भी मैंने लिया है। अब मैं लेट सपोज क्या करता हूं, मैं इस वाले पब्लिक आईपी को यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है कि इट्स नॉट द स्टैटिक एंड परमानेंट आईपी दैट कैन बी चेंज। इफ मैं अपने सर्वर को अगर शट डाउन करता हूं तो एवरी टाइम मेरा ये पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। व्हाट आई वांट कि इस सर्वर को मेरे को रिप्लेस नहीं करना है, इस वाले सर्वर के लिए मैं इलास्टिक आईपी क्या चाहता हूं, मैं इलास्टिक आईपी चाहता हूं। तो इस पब्लिक आईपी का होगा क्या, तो इस केस में जनरली होता क्या है, ये जो इलास्टिक आईपी होगा ना, ये आपके इस पब्लिक आईपी को ओवरराइट कर देगा। यानी कि जो भी पब्लिक आईपी आपका होगा, इसको आप जैसे ही असाइन करोगे सर्वर के साथ, तो दैट विल ओवरराइट विद योर इलास्टिक आईपी। तो इस चीज को भी आप करके देख सकते हैं। सर्वर 3 से अभी देखो आपका ये इलास्टिक आईपी अटैच है, यानी कि इलास्टिक आईपी के फील्ड में भी यही दिखा रहा है और पब्लिक आईपी में भी। ठीक है, यहां से इसको कॉपी कर लो एक बार, ये सर्वर 3 के साथ अभी अटैच है। मनोज, यही क्वेश्चन है ना आपका। नहीं सर, जैसे आपने बताया कि इस सर्वर के हम दूसरे निक कार्ड पे अटैच कर सकते हैं, तो क्या जो पब्लिक आईपी से, मतलब इसको अलग से इलास्टिक आईपी भी दे सकते हैं यहाँ पे? मतलब हाँ, पब्लिक आईपी भी नहीं और इलास्टिक आईपी भी अटैच कर दे उस सर्वर के साथ, ऐसा हो कर सकता सकते है? हैं, कर सकते हैं, मतलब लेकिन दो कोई निक होने चाहिए उसके पास। दो निक कार्ड होने चाहिए उसके पास, हाँ, मतलब? एक ठीक। निक पे दो पब्लिक आईपी नहीं हो सकते। नहीं नहीं, वो समझ गया सर।
ठीक तो है। दो अटैच कर सकते हैं ना निक, हाँ, किसी से बट उसका कोई यूज मल्टीपल केस कर सकते। मेरे को इंडस्ट्री ठीक है, यूज मिलता नहीं है अभी, है ना ठीक, उसका कोई। समझ गया सब। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो करना क्या है आपको, सर्वर 3 से पहले इलास्टिक आईपी को करो डिटैच, क्योंकि एक इलास्टिक आईपी दो जगह दो रिसोर्स से अटैच नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, यहां से जाके डीएसोसिएट किया। डीएसोसिएट किया तो आप सर्वर 3 पे अगर आप चेक करते हो, एक डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेते हैं हम लोग वेरिफिकेशन के लिए, है ना। सर्वर 3 पे अगर आप जाते हैं तो सर्वर 3 पे आपको यहां बता रहा है कि देर इज नो पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी हमने लिया भी नहीं था सर्वर 3 को बनाते समय। तो एडब्ल्यूएस जैसे ही आपने इलास्टिक आईपी को रिलीज किया ना, तो इसके पब्लिक आईपी असाइनमेंट के सेटिंग्स को चेक किया, और सेटिंग्स में ये मिला कि आपने सर्वर क्रिएट करते समय कोई पब्लिक आईपी दिया नहीं था। ऑटो असाइन जो पब्लिक आईपी ऑप्शन था वो डिसेबल था। तो एडब्ल्यूएस ने इलास्टिक आईपी भी रिलीज कर दिया और पब्लिक आईपी भी रिलीज हो गया। ठीक है। अब आपका जो इलास्टिक आईपी है ना, जो आपने क्रिएट किया, इट्स फ्री। आप चाहें तो इसको सर्वर 1 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर 1 के साथ आप यहां से एसोसिएट करते हैं, बट सर्वर 1 को पब्लिक आईपी ऑलरेडी मिला हुआ है। लेकिन वो पब्लिक आईपी किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका ओवरराइट हो जाएगा इस इलास्टिक आईपी से। यानी कि सर्वर 1 पे आप जैसे ही चलते हैं, अभी सर्वर 1 पे आप गए और सर्वर 1 का आपने देखा इंटरेस्टिंग कि यार इसका पब्लिक आईपी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, इतना तो समझ में अभी आपको आ जाना चाहिए। अब याद करो, आपने जब सर्वर 1 क्रिएट किया था ना, सर्वर क्रिएट करते समय पब्लिक आईपी आपने इस सर्वर पे लिया था। यानी कि सेटिंग्स के अकॉर्डिंग इस वाले सर्वर पे पब्लिक आईपी का असाइनमेंट ट्रू है। अब आपने इलास्टिक आईपी भी दे दिया इसको। अब लेट सपोज आपने बोला कि सर मैं इलास्टिक आईपी को रिलीज करना चाहता हूं, उसका कोई यूज नहीं है। तो इलास्टिक आईपी रिलीज करने के बाद क्या इस वाले सर्वर को पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस देगा? हाँ जी। देगा सर। यस। हाँ, दे उसको सर पब्लिक देगा। आईपी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सर्वर को पब्लिक आईपी ऑप्शन के साथ ही क्रिएट किया था। तो इसको प्रैक्टिकली देखना है तो अभी जो इलास्टिक आईपी आपने असाइन किया था, फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूं यहाँ से। सर हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये जैसे अभी इलास्टिक आईपी अभी इसमें सर्वर 1 में दे रखा है, और जैसे अगर हमने इलास्टिक आईपी हटा दिया तो पब्लिक आईपी वही रहेगी या आई थिंक चेंज हो जाएगी ना? चेंज हो जाएगी, बट यू विल नॉट गेट द सेम पब्लिक आईपी। बिकॉज हाँ, ऐसा हो यस। सकता है ना कि सेम टाइम पे आपने जब इलास्टिक आईपी सर्वर को अटैच किया ना, तो वो पूल में एडब्ल्यूएस ने किसी और को एलोकेट कर दिया। अब श्योर। ऐसा नहीं होगा कि वो उसके रिसोर्स से आपको अटैच करके दे देगा। पब्लिक आईपी मिलेगा, बट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि सेम मिले। इलास्टिक आईपी जो पहले वाला था वही आईपी आपको मिले, इट इज नॉट, है ना, या पॉसिबल। ओके, गॉट इट। डीएसोसिएट मैंने यहां से किया और इलास्टिक आईपी को लेट सपोज मैंने यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब होता है डिलीट करना इलास्टिक आईपी को। बट आप अपने सर्वर 1 पे जाके चेक करते हैं ना, तो 186 है। पब्लिक आईपी मिलेगा, बट क्या मिला है वो अलग है। और ये इलास्टिक आईपी भी आपका यहां से चला जाना चाहिए। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो कंप्लीट कंसोल को। बिकॉज हमने बैकएंड से रिलीज कर दिया, तो यहाँ कोई इलास्टिक आईपी आपको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक एंड इलास्टिक आईपी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, एल्स हम लोग आने वाले अगले रिकॉर्डिंग पे हम लोग चलते हैं। आशीष गौतम कॉल में है क्या? ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टार्टिंग में। चलो ठीक है। सर मेरा एक डाउट है। ये जो हाँ, अभी हमने सर्वर 1 पे पब्लिक आईपी से ओवरराइट कराया था इलास्टिक आईपी, फिर हमने वापस से इसको इलास्टिक आईपी डी अटैच करा, लेकिन पब्लिक आईपी सर क्यों चेंज होना चाहिए कि सर्वर तो ना तो रिबूट हुआ है ना शट डाउन हुआ है। रिबूट नहीं हुआ नहीं, लेकिन वो पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस के लिए आपने फ्री कर दिया ना। ओवरराइट का मतलब है वो फ्री हो गया, उसको आप यूज नहीं कर रहे। तो हम्म। एडब्ल्यूएस क्या करता है कि अपने पूल में उस आईपी को हो सकता है किसी दूसरे रिसोर्स के लिए एलोकेट कर दिया बैकएंड से, है ना। वो क्योंकि वो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है, ऐसा उन्होंने थ्योरी बता रखा है इसका, कि पब्लिक आईपीज जैसे ही आप रिलीज करते हैं ना, तो सेम पब्लिक आईपी मैं आपको दूंगा नहीं। क्योंकि हो हम्म। सकता है कि मैंने वो किसी दूसरे कस्टमर को एलोकेट कर दिया हो। तो अगेन आप जैसे इलास्टिक आईपी रिलीज करते हैं ना, तो यू विल नॉट गेट द सेम पब्लिक आईपी जो पहले था। ठीक है, आपका भी क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे कि सर सर्वर को तो रीबूट शट डाउन नहीं किया, बट ये सेटिंग्स हमने एडब्ल्यूएस ने बताए हैं बैकएंड से कि यू विल नॉट गेट दी सेम पब्लिक आईपी। ठीक है। ठीक है। ओके।
नहीं। Shamji, a question regarding this one. When we have a Elastic IP, right? Elastic IP हमारे पास already हमने create किया है. So हम्म the server whichever is don't have the public IP, so we are taking up the Elastic IP. हम्म Okay. Whenever we do server reboot, उस time change होगा क्या Elastic IP or it will be same IP? इलास्टिक आईपी कभी चेंज नहीं होता। लो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार क्विकली, ये कवर करना हम्म मैं भूल गया। हम्म लेट्स क्रिएट द इलास्टिक आईपी and attach with any server. Okay, I am going to attach with server 1। ठीक है, सर्वर 1 का अभी इलास्टिक आईपी अगर आप चेक करोगे तो दोस्तों आपका अभी जो इंटरेस्ट बना है ना, ऐसा ही इंटरेस्ट बना रहा तो बहुत अच्छा बैच हमारा ये जाने वाला है। ठीक है, क्वेरीज आप पूछ रहे हैं, इट्स नाइस। ठीक है, सर्वर 1 जैसे ही इलास्टिक आईपी है, अभी मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। रीबूट के केस में तो चेंज होता ही नहीं है। लेट्स ट्राई विथ शट डाउन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने शट डाउन किया, 164 इलास्टिक आईपी के लास्ट में है। सर्वर को शट डाउन होने देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। तो इलास्टिक आईपी रिलीज होता ही नहीं है वो, है ना, बट शट डाउन के केस में दैट इज चार्जेबल, ये चीज ध्यान रखना है। हम्म स्टॉपिंग। बट एडब्ल्यूएस में एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि डोंट बिलीव कंप्लीटली ऑन मी, है ना, कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना वो मैं चेक करके ही बोलता हूँ सारी चीजों को। बट अगेन आपको लगता है यार कोई स्टेटमेंट ऐसा है, क्योंकि एडब्ल्यूएस फ्रिक्वेंटली अपने फीचर्स में, सर्विसेज में, कंसोल में अपडेट करता है। आज से 3 महीने बाद आप सर्वर के कंसोल, ये एडब्ल्यूएस का कंसोल लॉगिन करोगे ना, तो आपको लुक एंड व्यू हो सकता है टोटली चेंज मिले। तो एडब्ल्यूएस में कनेक्टिविटी का सीधा सा है पढ़ने का तरीका, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली चीजों को देखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि अभी मैं पढ़ाई स्टॉप कर देता हूँ और 6 महीने बाद एडब्ल्यूएस लॉग इन करूंगा तो कंप्लीटली आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो कीप अपडेटेड योर सेल्फ विद द डॉक्यूमेंटेशन, विद द अपडेट्स, है ना, विद द रिलीज अपडेट्स, वो आपका काम है। तो आईपी देखो अभी दोस्तों चेंज हुआ नहीं है, है ना, स्टिल सर्वर आपका ओके। अप हो रहा है, दैट आईपी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो only because change होगा IP when server is created with the public IP address यस, initially. So हाँ, that IP address will get changed whenever we shut down the server. यस करेक्ट। Okay, चलिए, thank you. ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग को हम लोग स्टॉप कर लेते हैं, ये लैब आपका यहीं पे फिनिश होता है।